अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और मैं आज कॉल पे था, थोड़ा सा टाइम मिला था, मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दूं। आगा खान रेजिडेंसी एंड इंटर्नशिप के जो एग्ज़ाम्स होने हैं तो उसके लिए बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, तो उनको मैं एड्रेस जो है वो करना चाह रहा हूँ। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो है जो पोटेंशियल रेजिडेंट्स और इंटर्न्स की तरफ से आ रहा है वो ये था कि इंटरव्यूज़ और जो एमएमआईज़ होते हैं वो किस तरह से होते हैं, वो क्या पैटर्न है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी जब टेस्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि टेस्ट जो है वो तकरीबन 1200-1300 लोग जो हैं वो देते हैं। और उसके बाद इंटरव्यू के अंदर जो है वो एक्चुअल शॉर्ट लिस्टिंग होती है कि जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जितनी इनके पास अवेलेबल सीट्स होती हैं उनका ट्वाइस या थ्राइस इज़ द मैक्सिमम जो वो एक्चुअल टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट करते हैं और उनको कॉल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि इनके पास एक रेजिडेंसी पोजीशन की मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इस दफ़ा क्या है, लेकिन जैसे इंटरनल मेडिसिन की हम बात कर लेते हैं, उसके ऊपर इनके पास फॉर इंस्टेंस 15 रेजिडेंट्स की सीट्स हैं, तो ये मैक्सिमम 45 जो है रेजिडेंट्स वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। इसी तरह इंटर्नशिप में अगर इनके पास 80 सीट्स हैं तो ये अराउंड 200 जो इंटर्न्स हैं वो टेस्ट क्लियर करने के बाद उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उनको इंटरव्यू की कॉल देंगे। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप में बेसिकली ये होता है कि टेस्ट करने के बाद देने के बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं आपको ईमेल आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं और इस सेट डेट के ऊपर आपका एमएमआईज़ हैं, मिनी मल्टीपल इंटरव्यूज़ हैं, तो उसके लिए आपको कराची जाना पड़ेगा। वहाँ पे इनका स्पोर्ट्स सेंटर है, स्पोर्ट्स सेंटर के अंदर इन्होंने बाकायदा आपको ओरिएंटेशन देंगे। ओरिएंटेशन देने के बाद आपको वो सेंटर में अंदर जाएंगे, वहाँ पे वो इस तरह की बाइफर्केशन सी हुई होती है और उसमें वो सेक्शंस बने होते हैं। हर जो एक बाइफर्केशन स्टेशन है, जिस तरह ऑस्कीज़ होती थी अंडरग्रेड में, उस स्टेशन के ऊपर या चीफ रेजिडेंट्स बैठे होंगे या फिर कोई एसोसिएट प्रोफेसर्स बैठे होंगे या कोई सीनियर फैकल्टी बैठी होगी, मतलब इस तरह के लोग होंगे जो आपको बेसिकली इवेल्युएट कर रहे होंगे। अब 10 या 12 स्टेशंस होते हैं, कभी कभी 10 होते हैं, कभी 12 होते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है किस हिसाब से वो उसको करना चाहते हैं। तो उसमें होता ये है कि हर स्टेशन के अंदर ना आपका एक इंटरव्यू होता है। कई दफ़ा वो आपसे कुछ परफॉर्म करवा लेते हैं, कई दफ़ा आपसे वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। अब परफॉर्मेंस के अंदर वो इस तरह से होता है कि आपसे किसी भी चीज़ के जो है ना वो स्टेप्स पूछ लेंगे। एक्चुअली उनको टाइम बहुत कम होता है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो आपको हर चीज़ करवा के फिज़िकली करवा कर नहीं देखते, तो वो स्टेप्स पूछते हैं। तो स्टेप्स आपको ऑन द टॉप ऑफ योर हेड आने चाहिए। अब जिन लोगों ने अपने फाइनल ईयर्स के अंदर जो है वो वार्ड्स अच्छे अटेंड किए हैं, डेफिनेटली वो लोग ये बड़े आसानी से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ लेते हैं, एक पेशेंट आया आपके पास और आपके सीनियर ने आपको कह दिया है कि वो एक्यूट एब्डोमेन सस्पेक्ट कर रहा है, तो आप किस तरह से उसका एब्डोमेन जो है वो पल्पेट करेंगे या किस तरह उसका एब्डोमेन एग्जामिन करेंगे। तो वो आपने करके नहीं दिखाना होगा, एक्चुअली आपने उनको बताना होगा कि पेशेंट आया है, आपने उसको जो है एक्सपोज करना है, उसके बाद उसको किस तरह से आपने पहले पल्पेट करना है, या टेंडर एरिया पे करना है या नॉन टेंडर एरिया पे पहले करना है, उससे पूछना क्या है, वर्बल क्यूज़ आपने क्या देखने हैं, वो इस तरह करके आपको पूछते हैं। तो वो जो है ना ये चीज़ आपको आनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा, एक बुक है वाइट कोट एसेंशियल्स, वो बुक आप यूज़ करें। उससे में ये है कि बड़े कंसाइज टू द पॉइंट जो है ना सारी चेकलिस्ट बनी हुई है कि कौन सी चीज़ जो है कैसे होती है। तो बजाय इसके कि आप बड़ी बुक्स पढ़ें या जिनके अंदर जो है बहुत बहुत थ्योरेटिकल लिखा होता है, इतना टाइम ही नहीं होता, उनके पास 4 या 5 मिनट्स होते हैं हर स्टेशन के लिए, और उसके अंदर ये आपने सारी बात करनी होती है। वो मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, ऐसे नहीं होता कि क्वेश्चन पूछ के वो आपको बोलने देंगे, वो बीच में आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर रहे होते हैं। एक तो ये तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरे जो होते हैं क्वेश्चंस वो होते हैं एथिकल क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आगा खान जो है वो बेसिकली एक एथिकल इदारा है, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे वर्क करता है, व्हाट आई मीन टू से। तो उसके ऊपर उनके लिए पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट एथिक्स, पेशेंट से बात करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आपसे इस तरह के एथिकल सिनेरियोज बेइंतहा पूछेंगे कि आपके पास पेशेंट आया है, पेशेंट आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, उसने कहा है कि मुझे सीनियर डॉक्टर ने इस तरह कहा था, दूसरे डॉक्टर ने मुझे इस तरह कहा है, तो बताएं सच बात कौन सी है। या आपने तो कहा था मेरा पेशेंट बच जाएगा इमरजेंसी के अंदर, लेकिन पेशेंट मेरा कोलैप्स हो गया, आईसीयू में चला गया है, तो अब क्या करेंगे, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो ये वाले जो एथिकल क्वेश्चंस होते हैं
इनके लिए आइडियली जो है रिसोर्स ऑफ प्रिपरेशन जो है वो नहीं है, तो आपको YouTube की वीडियोस देखनी पड़ेंगी। उसके अंदर आप सिंपली सर्च करेंगे, मैं कुछ कोशिश करता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ, लेकिन USMLE या मैच वगैरह की जो वीडियोस होती हैं ना, उसके अंदर एथिकल क्वेश्चंस की डिटेल्स होती हैं, बहुत सारी बनी होती हैं सिनेरियोज़, तो आप उनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको आइडिया हो कि एक्चुअली एथिकल सिनेरियोज़ जो हैं वो क्वेश्चंस ओरिएंट किस तरह से होते हैं और उनको अपने आंसर किस तरह से करना है। तो इन दो चीज़ों के ऊपर आपकी जो है ना वो सिलेक्शन होती है, और उसमें ये होता है कि आपने हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो जब अचीव कर लेते हैं इसके अंदर, तो आपको तो फर्स्ट लिस्ट में ही आपको बुला लेते हैं। अदरवाइज़ उसके बाद ऐसे होता है कि बाकी मार्क्स वाइज जो है ना, इंटरव्यू के मार्क्स वाइज MMIs के मार्क्स के हिसाब से वेट लिस्ट में होते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ लोग जो हैं उनका कहीं पे मैच हो जाता है तो वहाँ चले जाते हैं, तो वो नहीं ज्वाइन करते। कई दफ़ा ऐसे होता है कि ऑलरेडी उनकी हाउस जॉब चल रही होती है, तो जब तक उनको कॉल आती है आगा खान से, वो अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करने वाले होते हैं, उनकी हाफ हाउस जॉब ऑलरेडी हो गई होती है, तो इन दैट केस जो है वो लोग नहीं ज्वाइन करते, तो फिर वेट लिस्ट वालों को कॉल कर लेते हैं। अब रेजिडेंसी वालों की अगर हम बात करें तो उनका सिर्फ डिसाइडिंग फैक्टर है इंटरव्यू। इंटरव्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड एट आगा खान, और उसको ये मैं इसलिए कहूँगा कि टेस्ट पास करना इज़ यू कैन से 1/3 ऑफ द डिफ़िकल्टी। इंटरव्यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इंटरव्यू में पास करने के लिए ना उनको आपसे दो चीज़ें चाहिए। एक आपको सिचुएशनल अवेयरनेस, कि वो आपसे रेजिडेंट के लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये ऑलरेडी हाउस जॉब करके आया है, इसको हॉस्पिटल का एक्सपोजर होगा, तो वो आपसे रेजिडेंट के बेस का क्वेश्चन करते हैं, आपसे अथॉरिटी की बेस का क्वेश्चन करते हैं। दूसरा ये है कि वो आपसे कहते हैं लेवल ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने USMLE दिया होता है, फॉरेन कंट्रीज़ में अप्लाई किया होता है, प्लैब वगैरह दे के आए होते हैं यहाँ पे, तो उनको अगर मैं कहूँ ना एक इनसाइडर टिप दूँ आपको, जो शायद कोई भी नहीं बताता आपको, और तो वो ये है कि इंटरव्यू में आपने उनको ये चीज़ जो है ना कभी नहीं बतानी कि आप स्टेप्स दिए हुए हैं या आप लैब दिया हुआ है उसका वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर ये बता दूंगा तो उससे मेरे एक एफिशिएंसी बनेगी कि जी बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा है, इसके स्टेप्स क्लियर हैं ये, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ रिजेक्शंस, कि उनको लगता है कि कमिटमेंट नहीं है, इसको मैच के लिए कॉल आ गई, ये छोड़ के चला जाएगा, हमारी सीट ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, दूसरी रीज़न ये है कि आउट ऑफ स्टेशन जो लोग होते हैं, पंजाब से जो जाते हैं या KP की वाली साइड से होते हैं, उनसे उनका सबसे बड़ा कमिटमेंट का सवाल ये होता है कि हम लोग साल में छुट्टियां नहीं देते, बहुत कम छुट्टियां होती हैं, तो घर किस तरह से जाओगे। ख़ासतौर पे फीमेल्स के लिए ये प्रॉब्लम होता है, ये क्वेश्चन होता है, तो उनको ये फीमेल्स ने और मेल्स ने दोनों के लिए ये इक्वली क्वेश्चन है, और ये बताना है कि किस तरह आप लोग जो हैं वो कमिटेड हैं, और छुट्टियां जो हैं वो अगर कम मिलें ना मिलें तो आप लोग किस तरह मैनेज कर लेंगे। वो बाद में चीज़ें हो जाती हैं, मैंने ऐसी बात नहीं है, एनुअल 23 लीव्स होती हैं आपको, तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि वो मैनेज करना, किसी से कॉल रिप्लेस करना, सारा कुछ करना, वो इन ऑल दैट, तो वो आपको आपकी डिज़ायर्ड डेट्स पे छुट्टियां नहीं मिलती, तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है। तो आपने ये बताना होता है कि किस तरह आप जाएंगे, मैनेज करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। ये आपने रेजिडेंसी के इंटरव्यूज़ अगर एस करने हैं ना, तो उसमें ये तरीका है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं इसको छोटा करता हूँ थोड़ा सा, कि एक और कॉमन क्वेश्चन है, वो पूछते हैं कि रेजिडेंसी और इंटर्नशिप जो है वो आगा खान से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पे ये प्राइमरी कंसर्न होता है पंजाब के डॉक्टर्स का। देखो, इसमें ना आपके मल्टीपल डिसाइडिंग फैक्टर्स आते हैं, ये कोई मतलब यस या नो आंसर नहीं है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मल्टीपल डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, आपने उनको देख के डिसाइड करना है। हर बंदे का अपना सिनेरियो होता है। इंटर्न्स के लिए मैं पहले बात करूंगा। देखें, अगर तो आपका प्लान है कि पाकिस्तान से बाहर जाना है, आपने स्टेप्स देने हैं, दे रहे हैं, या प्लान है आपका, तो इन दैट केस आपकी CV को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है आगा खान में इंटर्नशिप करने से। 1 साल की कमिटमेंट है, कोई इतनी बड़ी कमिटमेंट नहीं है, 1 साल जैसे तैसे करके गुजर जाता है, लेकिन CV पे जो इसका लाइफ लॉन्ग लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट आएगा उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इसलिए इंटर्न्स के लिए तो अगर आपका ये इस तरह के प्लान है तो कर लें। अगर आपकी इंटर्नशिप आधी से ज़्यादा गुजर गई है, जिस तरह पंजाब की साइड बहुत सारे जो UHS के अंडर होते हैं उनकी एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, रिजल्ट हाउस ऑफ स्टार्ट हो जाती है जून जुलाई में, तो दिसंबर तक उनके 6-7 महीने हो गए होते हैं। तो इन दैट केस जो है, अगर आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है आपको इस तरह की, तो कोई इतना वो मतलब आप ना कर सकें, वो एक आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं उसमें कुछ नहीं कहता। रेजिडेंट्स के लिए मल्टीपल चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि उसके लिए 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर की एक
कंटिन्यूस जो है कमिटमेंट है, और ये कमिटमेंट बहुत बड़ी कमिटमेंट है। यही समझ लें आप एक तरह से कि एमबीबीएस में दोबारा एडमिशन हो गया। तो इन दैट केस जो है वो आपके मल्टीपल डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी इस दौरान कि नहीं करेगी, आपका फैमिली से दूर रहना, इवेंट्स मिस करना, ठीक है। शादी वगैरह का एक बड़ा मेजर एलिमेंट होता है, क्योंकि ये वही टाइम होती है जिस टाइम पे लोगों की जो शादियां वगैरह और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। फैमिली से दूर रहना, आने जाने की कॉस्ट जो है वो ट्रैवल की या टाइम, जैसे एयरलाइन की टिकट्स अभी रिसेंटली जब वो जंग वगैरह का सिलसिला चल रहा था तो 50-50 हज़ार की टिकट्स हुई थी, रिटर्न टिकट्स। तो वो आपकी समझ लें कि आधे महीने की एक सैलरी जो है वो चली जाती है। तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि सैलरी जो है यहाँ पे इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट जो है वो आप कह लें मोटिवेटिंग फैक्टर्स, कि ये एक बड़ा सैलरी के मामले में बड़ा अच्छा इदारा है। 1,21,000 जो है वो बेस पे है, और इसके अलावा 10 लाख जो है अगर आपका कराची के अलावा किसी भी आउटसाइड ऑफ कराची सिटी का है डोमिसाइल बना हुआ है तो आपको प्लस 10,000 जो है वो आपको आउट स्टेशन अलाउंस मिलता है। उसके अलावा सब्सिडाइज्ड मील होते हैं, जैसे 50 रुपये का खाना मिल जाता है। ऑन कॉल कूपन्स मिलते हैं आपको, जब आप कॉल पे होते हैं तो वो कूपन्स मिलते हैं, उसके ऊपर आपको 50 रुपये का खाना मिल जाता है। नाश्ता बड़े सस्ते हो जाते हैं, चाय वगैरह बड़ी सस्ती मिल जाती है, फ्री मिल जाती है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे पर्क्स आपको मिलते हैं। तो डेफिनेटली ये वो चीज़ें हैं जो आपको आपकी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा एलिवेट करती हैं। तो अगर आपके लिए ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपका पाकिस्तान में रहने का प्लान है तो फिर तो आगा खान से बेहतर और कोई ऑप्शन, मैं पर्सनली मेरा प्रेफरेंस ये है कि मैं ये इसको नहीं समझता। लेकिन अगर आपने बाहर जाना है, आप बाहर मूव करना चाह रहे हैं और आपने USMLE वगैरह दिया हुआ है, तो फिर रेजिडेंसी यहाँ पर करने का कोई आपको खास फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके लिए फिर आप अपने उस रास्ते को परसू करें। अगर आप मिडिल ईस्ट वगैरह या कुछ इस तरह करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आप जो है ना आगा खान का रास्ता अपना सकते हैं। आगा खान में बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं ना वो ACGME क्रेडिटेड हैं। तो उसमें अभी रिसेंटली जो USMLE की चेंज आई थी उसमें ये था कि इंटरनल मेडिसिन की रेजिडेंसी के बाद आप फेलोशिप के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट आप स्टेप 3 जो सी के वो इनका पाथवे 3 है मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप पाथवे 3 के थ्रू जो है डायरेक्टली जो है उसमें मैच के लिए अप्लाई करके तो वहाँ पे एज अ कंसल्टेंट जो है वो जॉब के लिए जॉब कर सकते हैं। तो ये एक पाथवे है सिर्फ इंटरनल मेडिसिन वालों के लिए। तो उसके अलावा बाकियों में एज सच USA का रास्ता नहीं है, लेकिन अगर आपको बाकी आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं तो उसके अलावा अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो वीडियो में के नीचे जो कमेंट करके पूछते हैं। मैं पुरानी वीडियोस भी मेरी हैं, मैं उन पर भी रिप्लाई करता रहता हूँ, तो इसके ऊपर भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा, एक और चीज़ कि मैं मोबाइल ऐप की एक तैयारी के लिए, आप लोगों की तैयारी के लिए, आगा खान के एग्ज़ाम्स के लिए एक थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि उस बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं ना कि हम तैयारी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो वो स्टेप 2 STK बुक तो है, लेकिन वो आपको पैसिव लर्निंग कराती है। एक्टिव लर्निंग, आपका नॉलेज अप्लाई कैसे होगा वो आगा खान के पास्ट क्वेश्चंस के ऊपर होगा। दीज आर एक्चुअल पास्ट एग्जाम्स जो आगा खान के लास्ट ईयर्स में आए हैं। तो अगर आप उनको अटैम्प्ट करेंगे तो आपको जो है ना आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस आते किस तरह से एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो वो उसका डेमो आप देख लें। अच्छा जी, तो ये मैं आपको ऐप का बता रहा था। इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे आगा खान के नाम से जो टैब बना हुआ है, इसके अंदर आपके पास इंटर्नशिप रेजिडेंसी दोनों के क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। अगर आप इंटर्नशिप सेलेक्ट करेंगे तो रेजिडेंसी अवेलेबल नहीं होगा, अगर मतलब रेजिडेंट्स और इंटर्न्स के लिए अलग अलग से हैं टैब्स, ठीक है। और इसके अंदर आप प्रैक्टिस या टाइम्ड मोड के अंदर एग्ज़ाम कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। बेसिकली इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट वाइज हमने इसको नहीं दिया, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज के अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपको पता हो कि क्वेश्चंस किस तरह के आने हैं एग्ज़ाम के अंदर, किस सब्जेक्ट के आ रहे हैं, तो फिर आप का और ऑटोमेटिकली आंसर उस तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए उससे रियलिस्टिक प्रिपरेशन नहीं होती आपकी। तो एक प्रूवन मेथड ये है कि अगर आप रैंडम मोड पे करते हैं, जब आपको पता ना हो कि किस सब्जेक्ट का ये सवाल है, तो फिर आपका एक्चुअल नॉलेज अप्लाई होता है। तो ये चीज़ जो है करने के लिए हमने इसमें एक जो एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस है ना, जैसे ये एग्जैक्टली ऐसी स्टेटमेंट आती है और एग्जैक्टली ऐसे टॉपिक्स आते हैं, सॉरी ऑप्शंस आते हैं, तो ये आपने चूज़ करने हैं। और इसके बाद आपका या जब आप अटेम्प्ट करेंगे, अगर आप इसको प्रैक्टिस मोड पे करेंगे तो साथ साथ आपको इनकी एक्सप्लेनेशंस मिलती जाएंगी, और अगर टाइम्ड मोड पे करेंगे तो टाइमर ऊपर आएगा और उसकी एक्सप्लेनेशंस जो है वो आपको एट द एंड ऑफ द टेस्ट मिलेंगी। तो ये आपके लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप प्रिपरेशन गाइडलाइन में जाए ना, तो आपको यहाँ पे आगा खान के प्रेप्स जो हैं वो मिल जाएंगी और रिसोर्सेज वगैरह मिल जाएंगी। ये हम डेली अपडेट करते रहते हैं तकरीबन, और क्वेश्चंस भी साथ साथ अपडेट होते रहते हैं। जैसे जैसे हमारे पास नए ऑथेंटिक क्वेश्चंस आते हैं जो एक्चुअल पास्ट एग्जाम्स में आए थे, तो वो हम अपलोड करते हैं। हम रैंडम क्वेश्चंस बना के अपलोड नहीं करते। यहाँ पे मॉक टेस्ट के ऑप्शंस हैं, इसके अंदर अभी क्वेश्चंस हमने आगा खान के ऐड नहीं किए, लेकिन
होपफुली कुछ दिनों में वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये आप लोग डेफिनेटली इसको देखिएगा। और पास्ट पेपर्स के अंदर भी यहाँ पे हम एक्चुअल पास आगा खान के क्वेश्चंस जो है ना वो अपलोड कर देंगे, जैसे हमारे पास ऑथेंटिकेट होते हैं कि ये एक्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो ये आप इसको लाजमी ट्राई करें, आपके लिए डेफिनेटली जो है ये एक बहुत फ्रूटफुल जो है स्टडी रिसोर्स साबित होगी। थैंक यू। एंड विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।